आज हमारे साथ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने युवा वकील और कई ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं जो अब तक लोगों ने इन मुद्दों की तरफ न ध्यान दिया और ना ही इन मुद्दों को कभी भी कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में कुछ कानून ये कहा जाए कि राजनीतिक लोगों ने बना दिए या कोई चीज पास कर दी, लेकिन ताज्जुब जब होता है जब एक दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, लाहौर में उन्होंने डीएवी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद दिसंबर 2023 को वो पैदा हुए लाहौर में। भारत विभाजन के बाद वो यहां आ गए और इस देश में एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो अब नहीं रहे, कुलदीप नैयर साहब। कुलदीप नैयर साहब भी सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे 14 अगस्त 1923 को। और ये जो साहब जिनकी बात मैं कर रहा हूं, जो 22 दिसंबर 1923 को लाहौर में पैदा हुए, आपका नाम है राजेंद्र सच्चर और लोग इनको जानते हैं सच्चर कमेटी और या समिति, जो भी आप कह लीजिए, या सच्चर जो भी बनाया। और एक तीसरा इसमें एक और शख्स शामिल है और वो इत्तेफाक से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को चकवाल डिस्ट्रिक्ट, जो पंजाब के अंदर है, उसके एक गांव गढ़ में हुआ था और ये पाकिस्तान में पैदा हुए, फिर वहां से यहां आ गए और भारत के प्रधानमंत्री बने। अब ये दो कैरेक्टर हैं, उसमें राजेंद्र सच्चर साहब हैं और मनमोहन सिंह साहब हैं। राजेंद्र सच्चर साहब जो हैं 20 अप्रैल 2018 को उनका देहांत हो गया। लेकिन इस बीच में राजेंद्र सच्चर और मनमोहन सिंह की बात इसलिए बता रहा हूं मैं कि राजेंद्र सच्चर साहब को सोनिया गांधी के कहने पे मनमोहन सिंह ने कहा कि साहब, हिंदुस्तान में मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है और एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि मुसलमान जो है वो दलितों से भी बदतर हैं। यानी दुनिया का इससे बड़ा कोई झूठ नहीं बोला गया होगा। लेकिन किस तरीके से एक 7 मेंबर कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को आपने राजेंद्र सच्चर हाई लेवल कमेटी 2005 उसका नाम रखा गया और कहा गया कि मुसलमानों की आर्थिक और शेख और नौकरियों में, जमीनों में बहुत उनकी बुरी हालत है, इसलिए इसके माध्यम से आपने उसका अध्ययन किया और एक कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी। और इस भारत के अंदर संविधान की अवहेलना करते हुए, जिस संविधान की आर्टिकल 14 ये कहता हो कि देश का हर आदमी बराबर है, उसके अधिकार बराबर हैं, उसको अलग से देने की जरूरत नहीं, लेकिन 2014 की अवहेलना करके हमने आर्टिकल 30 दिया, जिसके अंदर उनको अलग से कहा कि आप मदरसे बना लीजिए, ये बना लीजिए, फलाना कर लीजिए। और फिर हमने ये 2006 के अंदर इस कमीशन की रिपोर्ट सरकार को सौंपी और फिर सरकार ने धड़ल्ले से इसको बेचा। करोड़ों करोड़ों रुपए इसके माध्यम से बांटा गया, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को खुश करना है, जबकि मुसलमान इस देश में सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। अगर सबसे कम कोई माइनॉरिटी है तो वो मैं मानता हूं पारसी हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं या जैन हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो हमने बुलाया है विष्णु शंकर साहब को, उसकी वजह यह है कि ये सच्चर कमेटी को, इसकी सिफारिशों को, जिस तरीके से मुसलमानों को रेवड़ियां बांटने के लिए कांग्रेस सरकार ने इसको बढ़ाया, और ऐसा नहीं कि ये आज बदल गई हो, आज भी अपनी जगह है, जिंदा है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन विष्णु शंकर जैन साहब ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उनकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली गई है। उस पर सुनवाई होगी, कब होगी, कैसे होगी, वो विष्णु जी बताएंगे। लेकिन विष्णु जी से इसकी वो बारीकियां समझेंगे कि कैसे भारत के राष्ट्रपति को बिना बताए, उनके बिना अप्रूवल किए हुए इस किस्म की कमेटियां बनती हैं, उनका बजट बन जाता है, और जबकि भारत के संविधान में यह साफ साफ लिखा है कि धर्म और मजहब के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो आपने रिजर्वेशन न देकर के पहले कैसे 1993 के अंदर माइनॉरिटी कमीशन बना करके मुसलमानों को अपील किया, फिर सच्चर कमेटी बना के किया, फिर एजुकेशन बोर्ड बना के किया, फिर आपने वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 को, जिसको पहले चैलेंज कर रखा है। तो एक तरीके से इस देश में मुसलमानों को
होड़ लगी हुई है कि भारत के संविधान को ताक पे रख दो, भारत की मेजोरिटी को ताक पे रख दो, भारत की कानून व्यवस्था को ताक पे रख दो, उनको खुली छूट दे दी गई है, जो तुम चाहे करो। वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पे सरकारी जमीन, सरकारी बिल्डिंग, हिंदुओं के ट्रस्टों को हड़प लो, सड़कों पे मजार बना दो, उन सड़कों पे मजार बना दो, और उसके बाद फिर उसको वहां पे कुत्ता बाबा और बिल्ली बाबा और कबूतर बाबा टाइप की दुकानें चलाओ और जमीन घेरो। तो ये जो एक अनार्की इस देश में फैली हुई है, इस अनार्की में इस सच्चर कमीशन के बारे में विष्णु शंकर जैन से जानते हैं कि क्या बारीकियां हैं और क्यों उन्हें लगता है कि वो केस जीतेंगे और क्यों ये संविधान विरोधी है और क्या उनके तर्क हैं। विष्णु शंकर जी, आप अपनी बात रखिए। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। माननीय पुष्पेंद्र जी ने आज ये अवसर दिया कि अपने चैनल वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ में आके मैं अपनी बात रखूं सच्चर कमेटी के ऊपर, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि ये जो पूरी पिटीशन है उसके पीछे जो आपके वेरियस यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उसका कितना बड़ा योगदान है, मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ। आपने अपने बहुत सारे भाषणों में और पब्लिक एड्रेसेस में एक बात कही थी और वो बात मुझे घर कर गई थी, और जब ये पिटीशन की मैंने ड्राफ्टिंग की तो मुझे समझ में आया कि आपने जो बात कही थी अपने बहुत सारे भाषणों में वो कितनी सही है। आपने बात ये कही थी कि सरकारें बदलती रहेंगी, सरकारों का काम अपनी तरह से चलता रहता है, पर जब तक इस देश का हिंदू समाज नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और आपने कहा था कि मेरा काम यह है कि मैं इस देश के हिंदू समाज को जागृत करूं। आज जब मैं इस केस के फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा तो मुझे लगता है जो आपने बातें कही थी अपने पब्लिक एड्रेस में वो पूरी हूबहू एकदम सही होंगी, जिससे लोगों को ये समझ में आएगा कि सरकारें बदलती रही, चेंज होती रही, पर ब्यूरोक्रेसी वैसे ही चल रही है, वही पैटर्न चल रहा है, वही ढर्रा चल रहा है। सिर्फ पार्टियों के नाम बदले होंगे। हो सकता है मैं पॉलिटिकली सही हूं, गलत हूं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। जब हम यहाँ पे बात हिंदू समाज की, हिंदू जन भावनाओं की, मेजॉरिटी कम्युनिटी की कर रहे हैं तो बात पॉलिटिक्स से परे हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। एक पार्टी से बड़ी होती है देश, और व्यक्ति से बड़ी होती है पार्टी, और पार्टी से बड़ा होता है देश। तो यहाँ पे बात हमारे देश की है, हमारे हिंदू समाज की है, और कैसे हिंदू समाज को छला जा रहा है ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब मुद्दा ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, और वो पिटीशन का नंबर है, जितनी बातें बोलूंगा ऑन रिकॉर्ड विद फैक्ट्स बोलूंगा, कोई भी चीज अगेंस्ट द पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। हमने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नंबर है रिट पिटीशन संख्या 1568 ऑफ 2019। केस का नाम है नीरज शंकर सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में हमने जो केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपए का बजट माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए दे रही है उसको हमने चैलेंज किया। हमारा इस पिटीशन में कहना यह था कि केंद्र सरकार जो 5,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए दे रही है ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 29-30 के बियॉन्ड है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रही है कि ऐसी कोई भी स्कीम स्पेसिफिकली मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए नहीं है। अगर अपनी बात को बहुत सरलता से समझाऊं, अगर मैंने अपने घर पे किसी को डिनर पे बुलाया और 10 लोगों को डिनर पे बुलाया और मैं सबको नॉर्मल खाना खिलाऊं और पुष्पेंद्र जी को आइसक्रीम और अलग अलग मिठाइयां परोसूं, तो जो बाकी के 9 लोग हैं वो कहेंगे कि भाई उनके लिए एक्स्ट्रा क्यों, हमें भी तो बुलाया गया है, हम भी तो इस देश के आपके मेहमान हैं इक्वली। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे हो रहा। जो इस देश का हिंदू समाज है वो भी यहाँ का नागरिक है, इस देश का मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई सब इस देश के नागरिक है। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार सबको है, पर यहाँ पे केंद्र सरकार स्पेशल 5,000 करोड़ की स्कीम चला के गलत कर रही है, असंवैधानिक कदम उठा रही है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में रेस की। हमारी प्ली को सुनते हुए जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने इस पे नोटिस जारी किया, माननीय अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कोर्ट में कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसको 5 जजेस को भेजा जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ को भेजा जाना चाहिए। बहरहाल उस बीच में कोविड आ गया, इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। अभी कुछ दिन पहले इस मामले की सुनवाई जब केस कोर्ट में लगी थी तब तक यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट नहीं दाखिल किया। हमने कोर्ट में पॉइंट आउट किया कि केंद्र सरकार को इसमें अपना एफिडेविट दाखिल करना है,
उसके बाद केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट दाखिल किया और केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में यह कहा कि हम 5,000 करोड़ रुपए सच्चर कमेटी के आधार पे दे रहे हैं। ये मेरा एफिडेविट नहीं है, ये केंद्र सरकार का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में है। अब वो एफिडेविट क्यों आया, क्यों नहीं आया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये बात कहना चाहता हूं जो आपने बराबर अपने बहुत सारे भाषणों में कही है, उसी बात से रिलेट कर रहा हूं कि सरकारें चलती रहती हैं, पर इस देश के हिंदू समाज को जागना होगा, वो बहुत जरूरी। तो केंद्र सरकार ने ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि 5,000 करोड़ रुपए हम सच्चर कमेटी के आधार पे दे रहे हैं, जो माइनॉरिटी इंक्लूसिवनेस की पॉलिसी है उसके आधार पे दे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात को आगे ले जाऊंगा, लोगों को पता होना चाहिए ये 5,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो। नाम माइनॉरिटी है, पर बेसिकली ज्यादातर सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वक्फ के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए। इसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए उनके कमर्शलाइजेशन के लिए पैसा दिया जा रहा है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है एजुकेशनल लोन्स में, ओवरसीज स्टडीज में, यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए बेनिफिट दिए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, नई मंजिल के तहत इंटीग्रेटेड एजुकेशन और लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स करे जा रहे हैं, अपग्रेडिंग स्किल्स किया जा रहा है। इसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज पे पैसा खर्च हो रहा है, मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन पे पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे करके विभिन्न तरीके से ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कुछ योजनाएं कौमी व बोर्ड तरक्की स्कीम्स के तहत भी चलाई जा रही हैं। तो हमने ये सवाल उठाया कि ये योजनाएं क्यों चल रही, ये टैक्स पेयर मनी है। आर्टिकल 27 का वायलेशन है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 27 स्पेसिफिक रूप से कहता है कि आप टैक्स पेयर्स का मनी किसी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं कर सकते। तो जब हमने ये पिटिशन फाइल की तो इसमें केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया और हलफनामा दाखिल करके ये कहा कि ये पैसा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सच्चर कमेटी ने ऐसी बात कही है, उनके रिकमेंडेशंस को मानते हुए इंक्लूसिवनेस की थ्योरी के आधार पे हम ये पैसा खर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अब थोड़ा हम लोग इतिहास में पहले चलते हैं और जरा इतिहास को खंगालते हैं और टटोलते हैं कि क्या संविधान इसकी इजाजत देता है। मेरी बात जितनी है मैं लीगल है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ। ये हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स है, जो भी चाहे इसको पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स बुक नंबर 3 वॉल्यूम 8, ये नेट पे भी अवेलेबल है। 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक ये डिबेट्स हैं। ये कोई भी लिख सकता है और इसको अपना पढ़ सकता है, नेट पे भी अवेलेबल। अब इसमें क्या कहा, जब माइनॉरिटी में, मैं ये बताना चाहता हूँ, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को बहुत सारे राइट्स दिए गए थे और मैं बहुत सारे इधर सच्चर कमेटी की रिट पिटिशन दाखिल करने के बाद बहुत सारे मीडिया चैनल्स में भी गया, तो तहसीन पूनावाला जी और बहुत सारे लोगों ने डिबेट में बात रखी, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना शेयर, ये बात रखी गई मीडिया चैनल। तो मैंने इसका काफी अध्ययन किया, तो ये जो कॉन्सेप्ट था जिसकी जितनी आबादी उसका उतना शेयर, ये बात ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है आर्टिकल 292 से आर्टिकल 299 तक, जिसमें यह था कि लोकसभा में उनके लिए रिजर्व सीट्स रहेंगी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसके बाद उनके लिए स्पेशल ऑफिसर बनाया जाएगा, रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, और आर्टिकल 299 में उनके लिए स्पेशल ऑफिसर की व्यवस्था थी कि वो देखेगा कि जो भी स्कीम्स या सेफगार्ड्स ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं वो सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। और जब इस देश का बंटवारा हुआ उसके बाद, जिनको हम लोग कहते हैं संविधान निर्माता, फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान सभा में क्या बात रखी, वो कुछ 4 महानुभावों की बातें मैं आपके सामने विद पेज नंबर, डेट्स और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स यहां बताना चाहता हूं कि लोग समझ लें कि संविधान सभा का मंशा क्या थी। क्योंकि संविधान का इंटरप्रिटेशन विष्णु शंकर जैन का इंटरप्रिटेशन नहीं है, ना पुष्पेंद्र कुलशेष का इंटरप्रिटेशन है। संविधान का जो भी इंटरप्रिटेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स के आधार पे होता है। कोई भी वकील होगा सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो कहेगा कि
कोई भी मैटर अगर आर्ग्यूमेंट करने जाएगा तो वो हमेशा ये देखेगा कि संविधान सभा में क्या मंशा थी। तो मैं यहाँ पे संविधान सभा की मंशा आपके सामने रखना चाहता हूँ। बंटवारे के बाद जो फाइनली इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 292 से 299 के ऊपर हुई चर्चा, और उसमें क्या कहा गया। अब इसके सबसे पहले संविधान सभा की डिबेट की डेट नोट कर ले सब लोग, 25 मई 1949, वॉल्यूम नंबर 8, पेज नंबर 269 से 309। 25 मई 1949, वॉल्यूम नंबर 8, पेज नंबर 269 से 309। और ये जनाब एस.सी. मुखर्जी ने संविधान सभा में क्या कहा है, वो 4-5 लाइनें इंग्लिश में बताता हूं, उसके बाद उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। सर, इन कंसिडरिंग, कोट कर रहा हूं, सर, इन कंसिडरिंग whether the household accepted recommendations of the advisory committee and the resolution placed before it by Sardar Patel, there are two questions which it seems to me the house should ask itself. The first is, are we really honest? Please mark these words. Are we really honest when we say that we are seeking to establish a secular state? And the second is whether we intend to have one nation. If our idea is to have a secular state, it follows inevitably that we cannot afford to recognize minorities based upon religion. ये जनाब एस.सी. मुखर्जी ने संविधान सभा में कहा। उन्होंने कहा कि क्या हम सच में ऑनेस्ट हैं, और अगर हम सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं तो हम माइनॉरिटीज को धर्म के आधार पे बेस्ड रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये कोई मेरी स्पीच नहीं है, क्योंकि संविधान में हम लोग सब जानते हैं हमारा संविधान एक सेकुलर कैरेक्टर का है, सेकुलर फैब्रिक का है। और जो बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं, ये उनका ही कहना है कि अगर संविधान में सेकुलर वर्ड है तो धर्म आधारित माइनॉरिटी रिकॉग्निशन नहीं हो सकती। और यही बात संविधान सभा में जस्ट माननीय एस.सी. मुखर्जी ने कही है। मैंने पेज नंबर डेट भी बताया। इसके आगे जो लोग नेहरू साहब को मानते हैं, उन्होंने संविधान सभा में क्या कहा वो भी जरा सुन लें। 26 मई 1949 को नेहरू साहब ने संविधान सभा में हिस्टोरिक स्पीच दी, और उनकी स्पीच पेज नंबर 329 पे वॉल्यूम 8 पे मैं रेफर कर रहा हूं, इस बुक की जो मैंने दिखाई, और ये बुक आपको अवेलेबल भी है नेट पे भी। उन्होंने क्या कहा, और एट पेज नंबर 330 में उन्होंने जो बात कही वो मैं बोलता हूं। if I would like you to quote कर रहा हूं, I would like you to consider this business, whether it is reservation or any kind of safeguard for the minority, objectively. There is some point in having a safeguard of this type of any other type where there is autocratic rule or foreign rule. उन्होंने कहा इस तरह का जो सेफगार्ड हम प्रपोज कर रहे हैं 292 से 299 तक, वो तब अच्छा होता जब कोई फॉरेन रूल होता या ऑटोक्रेटिक रूल होता। As soon as you get something that can be called political democracy, then this kind of reservation, instead of helping the party to be safeguarded and aided, is likely actually to turn against it. But where there is third party, or where there is an autocratic monarch or some other ruler, it is possible that these safeguards may be good. Perhaps the monarch may play one off against the other or the foreign ruler. But where you are up against a full-blooded democracy, if you seek to give safeguards to minorities and a relatively small minority, you isolate it. Maybe you protect it to a slight extent, but at what cost? At the cost of isolating it and keeping it away from the main current in which the majority is growing, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि जहां पे फुल ब्लडेड डेमोक्रेसी है, वहां पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी डिफरेंशिएशन नहीं होने चाहिए, वहां पे माइनॉरिटीज के लिए एक्सक्लूसिव सेफगार्ड्स नहीं होने चाहिए। ये संविधान सभा में माननीय जवाहरलाल नेहरू साहब ने उस समय कहा था। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या स्पीच दी थी 26 मई 1949 को, पेज नंबर 351, वॉल्यूम नंबर 8। उन्होंने कहा, आई रिमेंबर दैट द जेंटलमैन who moved the motion here last time in August 1947 when asking for separate electorates, I believe said that the Muslims today were very strong, well knit and well organized minority. ये बता रहे हैं कि जिस आदमी ने 1947 अगस्त 1947 में प्रपोजल मूव किया था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो उन्होंने ये तर्क रखा था कि मुस्लिम बहुत स्ट्रांग है, वेल निट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी है। वेरी गुड। अब आगे क्या कह रहे हैं सरदार पटेल, वेरी गुड। A minority
that could force the partition of the country is not a minority at all. सरदार पटेल कह रहे हैं a minority that could force the partition of the country is not a minority at all. वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस देश का बंटवारा कर दे वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये सरदार पटेल का कहना है, संविधान सभा में रिकॉर्डेड है। Why you think that you are minority? If you are strong, well knit, well organized minority, why do you want to claim safeguards? Why do you want to claim privileges? It was all right when there was a third party, but that is all over. The dream is a mad dream and it should be forgotten altogether. ये सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा। इसके बाद के.एम. मुंशी साहब ने भी इस प्रपोजल पे डिस्कशन किया और फाइनली आर्टिकल 292 से 299 तक ड्रॉप किया गया। तो जो बात इस देश का मुसलमान आज कह रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना शेयर मिले, लोकसभा में 80 सीटें मिले, स्पेशल सेफगार्ड मिले, वो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, ये सारी मांगे संविधान सभा स्पेसिफिकली रिजेक्ट कर चुकी है। और मुझे कोई भी लॉ का विद्वान बताए पूरे संविधान में आर्टिकल 30 के अलावा कहां माइनॉरिटी शब्द यूज है। आर्टिकल 30 के अलावा संविधान में कहीं भी माइनॉरिटी शब्द यूज नहीं। और उसमें उनको क्या राइट्स दिए कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, सिर्फ इतने राइट्स दिए। तो ये जो पूरा काम कोई भी सरकार कर रही है, ये सिर्फ संविधान विरोधी नहीं है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जब संविधान ने उनको राइट्स नहीं दिए कि आप कुछ स्पेशल काम करें या उनके लिए स्पेशल सोचें या उनको स्पेशल चश्मे से देखें, तो ऐसा काम कैसे किया जा सकता। अब इसके बाद मैं सच्चर कमेटी पे आता हूं। हमारा कहना सुप्रीम कोर्ट में ये है, अभी हमने पिटीशन दाखिल की है, अब ये सुनवाई पे आएगी। अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि हमारी पिटीशन एडमिट करे कि ना करे। हम कोशिश करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट में बहस करें कि सच्चर कमेटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। और क्योंकि आज तक इस धारणा में थे हम कि सच्चर कमेटी लागू नहीं है, इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे थे। पर अब जब भारत सरकार ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि सच्चर कमेटी के आधार पर स्कीम्स दी जा रही हैं, ये सारा पैसा बांटा जा रहा है, तो जाहिर तौर से सच्चर कमेटी इंप्लीमेंट की जा रही है। और अगर सच्चर कमेटी इंप्लीमेंट की जा रही है, सरकार का ये स्टैंड है, तो हमारा ये स्टैंड है उस स्थिति में कि सच्चर कमेटी असंवैधानिक थी और इसका क्रियान्वयन रोक देना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि सच्चर कमेटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल? उसका कारण है, पहली बात, आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई भी निर्णय करना है तो विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट करना। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। तो जब तक किसी चीज का कैबिनेट डिसीजन नहीं होगा, तब तक प्राइम मिनिस्टर अलोन कैन नॉट इश्यू एनी नोटिफिकेशन। किसी भी शासनादेश, अध्यादेश को जारी करने के लिए वो सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे और उसमें कैबिनेट डिसीजन कैबिनेट अप्रूवल जरूरी है। प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये संविधान की मंशा है। तो प्राइम मिनिस्टर अलोन एक पीएमओ ऑफिस से एक आदेश जारी कर दे सच्चर कमेटी के गठन का, ये खुद में असंवैधानिक। उसके दो कारण हैं। पहली बात तो आर्टिकल 77 का वायलेशन है। दूसरी बात, मंडल कमीशन के दौरान बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई इस मुद्दे पे और आर्टिकल 340 लाया गया था जिसमें ओबीसी कमीशन बना था, जिसके तहत सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को देखने के लिए प्रेसिडेंट द्वारा ऑथराइज्ड एक कमीशन गठित किया गया। और अब आर्टिकल 338 के तहत बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बन गया। तो जो लोग अपने, और SC/ST कमीशन भी बना हुआ है संविधान। तो जो लोग अपने आप को अदर बैकवर्ड क्लासेस की श्रेणी में लाना चाहते थे, उसका उस समय सर्वे हुआ था। जो ऑथोराइज कमीशन थे उन्होंने सर्वे किया था और सर्वे करके अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उस आधार पे आज 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है। और मैं ये भी बता दूं यहाँ पे कि मुस्लिम समाज भी ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट ले रहा है।
तो आप यहाँ पे डबल, वो तो ये कहते हैं कि मुसलमानों में तो कोई ऊंचा नीचा होता नहीं है, अल्लाह की मस्जिद में सब बराबर होते हैं, एक ही उसकी मखलूक है। फिर ये रिजर्वेशन लेने के लिए भी क्या कहते हैं बैकवर्ड हो जाते हैं, फिर सैयद और पठान नहीं रहते। तो ये तो आपकी मक्कारी है कि इस्लाम की जो मूल भावना है उसमें तो जाति का कोई चक्कर नहीं है, ये बारोद तो हिंदुओं पे लगता है। तो उधर जाति भी नहीं होगी और इधर ये मजा लेने के लिए जाति के अंदर भी घुस जाएंगे। तो ये तो मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा इस देश की सत्ताओं को ब्लैकमेल करने का, और सत्ताएं ब्लैकमेल होती रहती हैं। इसलिए कभी ओबीसी के माध्यम से आ जाते हैं, कभी आप यूपीएससी में उर्दू के माध्यम से आ जाते हैं। तो आपने तो दुकानें एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। मतलब मैं कैसे कहूँ कि सर यू आर स्पॉट ऑन। और एक्चुअली आपने जो बात कही कि मुसलमानों में जातियां नहीं होती हैं और ये जातियों का बेनिफिट ले रहे हैं, इस बात पे मैं डायरेक्टली एक बात बताना चाहता हूं, और वो मेरी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के केस में जस्टिस सावंत ने क्या कहा था मुसलमानों में जातियां और उनमें छुआछूत के बारे में, मैं वो पैराज आपको पढ़ के बता, ये भी बहुत रेलिवेंट है। पैरा 474, पैरा 475, पैरा 476, पैरा 480 और पैरा 481, ये जस्टिस सावंत ने मंडल कमीशन के केस में कहा है। और मंडल कमीशन का केस बड़ा फेमस है, उसके बाद भी मैं यहाँ पे उसका साइटेशन दे देता हूँ। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से एक केस है, 1992 सप्लीमेंट्री 3 SCC पेज 217 पे ये केस लोगों को मिलेगा। और इसके जो पैराज हैं वो मैं आपको पढ़ के स्पेसिफिकली बताता हूँ कि इसमें कहा क्या जस्टिस सावंत ने। इन्होंने कहा है, इसको जरा सा 5 मिनट लगेगा, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। However, among the worthless. In some places, a third class called Arzal or lowest of all is added. Within them, no other Mohammedan would associate, and they are forbidden to enter mosque or to use the public burial ground. तो जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों में छुआछूत नहीं है, वो कृपया करके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सावंत का जजमेंट पढ़ ले, पैरा 474 से पैरा 481 तक। और आगे क्या लिख रहे हैं, विद इन दीज ग्रुप्स देयर आर कास्ट with social precedence of exactly the same nature as one finds among the Hindus. अशरफ और द बेटर क्लास मोहम्मदन, जिसमें अशरफ में आते हैं सैयद, शेख, पठान, मुगल, मलिक, मिर्जा। अजलफ और लोअर क्लास मोहम्मदन में